अब ध्यान से सुनिएगा ये सब लेक्चर। प्रश्न है क्लास 12 मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। प्रश्न है समूह हमारे व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे अभी हम समूह में हैं तो समूह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। क्या हम समूह में रहते हैं तो हमारा व्यवहार प्रभावित होता है उससे? होता है। तो कैसे होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। मतलब हम अब जहाँ भी रहते हैं किसी न किसी समूह में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो समूह हम पे प्रभाव डालता है ना, उन्हीं प्रभावों को लिखना है हमको, ठीक है। तो खिड़की बंद कर दीजिए, आवाज नहीं आएगा। देखिए इसमें क्या है, आंसर क्या है, देखिए समूह शक्तिशाली होता है। कोई भी समूह वो शक्तिशाली होता है, इसीलिए ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। मतलब ये व्यवहार को बदल देंगे। कौन? समूह। आप किसी भी समूह में रहते हैं ना, वो बहुत शक्तिशाली प्रभाव डालता है। जैसे कि अभी तुम यहाँ बैठे हुए हो, एक क्लास 12 का समूह है ना, जिसमें मनोविज्ञान पढ़ने के लिए सभी विद्यार्थी बैठे हैं। तो ये जो समूह है तुम पे प्रभाव डाल रहा है। मतलब कोई नहीं होता, तुम अकेले पढ़ते हमसे, और सब है तो उसमें फर्क है। समूह तुम पे प्रभाव डाल रहा है और तुम भी समूह पे प्रभाव डाल रहे हो, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। और दूसरों की उपस्थिति का जो होता है ना, दूसरे की उपस्थिति से ही भाव प्रबोधन उत्पन्न होता है। मतलब कि जब हम अभी यहाँ पर हैं और उपस्थित हैं सब आदमी, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, सोच है, समझ है, बुद्धि है, सब बदला हुआ है। ऐसे हम लोगों का नहीं होता। अगर सब लोगों को वापस कर दे, छुट्टी कर दे और एक आदमी को बैठा लेंगे हम, तो वो जो पढ़ाई होगा वो 2 आदमी के बाद होने पर अलग हो जाएगा, 3-4 आदमी के होने से अलग हो जाएगा। बदलाव होते रहता है, क्योंकि आदमी को उपस्थिति मात्र से ही उसका प्रभाव पड़ने लगता है। कोई आदमी कहे हम तो कुछ नहीं किए, हम तो क्लास में आकर चुपचाप बैठे हुए थे। ठीक है, बैठे हुए थे, बट आपका प्रभाव पड़ रहा था क्लास में, ठीक है। आप मान लीजिए उदास है, नेगेटिविटी आप फैला रहे हैं चारों ओर। आप पढ़ कर आए हैं, आपके अंदर से उत्साह जागृत हो रही है, तो उससे देख के टीचर को भी मन प्रसन्न होगा, हाँ बच्चा पढ़ के आया है, अच्छा लग रहा है देख के। और हम समझा रहे हैं, तुम समझ रहे हो, मेरी तरफ ध्यान दे रहे हो, तो हमको भी लग रहा है कि तुम उसे सीख रहे हो, कुछ हमसे कुछ बातें कुछ समझ रहे हो। तो प्रभाव डालना है, इसका मतलब हम तुम पे प्रभाव डालते हैं, तुम हम पे प्रभाव डालते हो। कुल मिला के सब समूह तुम पे प्रभाव डालता है और तुम भी सब समूह पे प्रभाव डालते हो। क्लियर हो? तुम अलग नहीं हो, समूह में हो तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा, ठीक है। और यह व्यक्ति उसमें अपने निष्पादन में वृद्धि के लिए अभिप्रेरित करती है कि जब आप समूह में आते हैं तो कोई काम करने का जो प्रेरणा है बढ़ जाती है। जैसे अगर आपको ऐसे 1 घंटा बैठा के पढ़ा नहीं होगा, बट समूह में आइएगा तो बैठ के पढ़ा हो जाएगा। अब देखिए, परंतु इसमें सदस्यों की अभिप्रेरणा कम हो जाती है, क्योंकि वह अनुभव करते हैं कि उनका योगदान मूल्यांकन व्यक्तिगत स्तर पर नहीं किया जाएगा। अब इसमें बैठे हुए लोगों को कुछ निगेटिविटी क्या जाती है, कुछ को ऐसा लगने लगता है, तुम में से किसी को लगता होगा अच्छा चलो ना कोई बात, सब तो पढ़िए रहा, हम नहीं पढ़े तो कौन सर जी हमारा पर ध्यान दे रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो क्या छूट जाएगा हमारा। सब तो लिखिए रहा, हम ना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। सब तो सुनाइए रहा, हम ना सुनाएंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसी भावना आने से नेगेटिविटी भी आ जाती है, समूह में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने लगता है। आप अकेले आइएगा तो आप आइएगा तो कहेंगे लाओ दिखाओ, तो समझ अच्छा हम ही होमवर्क बना कर लाने वाले थे तो हम ही से ना देखेंगे सर जी, सुनाओ हम ही से ना सुनेंगे, हम ही नहीं सुनाने वाले अकेले हैं, हम ही को ना देखेंगे। बट जब समूह में आते हो ना तो कहते हैं सर आज मतलब हम सबसे सुनेंगे, हमसे ना सुनेंगे तो क्या होगा। दिमाग में आता है सब दिखावे करेगा, हम ना दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे दिमाग में आते। नेगेटिविटी भी आ जाती है, समूह से नेगेटिव प्रभाव भी पड़ जाता है, आप पे पड़ता है। अब देखिए ऐसे में व्यक्ति आलसी और निकम्मा भी हो जाता है, और ऐसा सोच के आदमी आलसी और निकम्मा भी होने लगता है। कभी कभी उसके दिमाग में ये आता है कि सब तो करिए रहा, हम ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब तो दिखाइए रहा, हम ना दिखाएंगे तो क्या होगा। ये आलसीपन और निकम्मापन का एक कारण बन जाता है। अतः समूह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव डालते हैं। मतलब समूह से सिर्फ सकारात्मक प्रभाव ही नहीं बनता है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव क्या है कि आप करने आइएगा, ऐसे 3 घंटा बैठने के लिए कहेगा तो नहीं बैठा होगा, और जब समूह में सब लिखा पढ़ रहा होगा तो आप भी 3 घंटा बैठ के पढ़ लेते हैं, तो ये सकारात्मक प्रभाव है। ऐसे याद करते हैं तो 50 ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता है, ऐसे समूह में याद कर लेते हैं तो 50 से ज़्यादा 200-300 ऑब्जेक्टिव याद करके सुना देते हैं आपस में। तो ये समूह का प्रभाव अच्छा हुआ। और नकारात्मक प्रभाव क्या है, अच्छा उसे तो करिए रहा, हम ना करेंगे तो क्या होगा, ये नकारात्मक प्रभाव भी। मतलब समूह आप पे सकारात्मक प्रभाव भी डालता है और नकारात्मक प्रभाव, दोनों तरह का प्रभाव डालता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए
अगला प्रश्न है, समूह में सामाजिक स्वैच्छाचार को कैसे कम किया जा सकता है? आपने विद्यालय में सामाजिक स्वैच्छाचार के किन्हीं 2 घटनाओं पर विचार कीजिए, आपने इसे कैसे दूर किया? अब ये सामाजिक स्वैच्छाचार क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, तो आप पेज नंबर जब 146 निकालिएगा बुक में, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि सामाजिक स्वैच्छाचार को कम करने का उपाय दिया हुआ है। पेज नंबर 146 है आपके पास, तो निकालिए 146 146, और वहाँ पे पॉइंट बना के दिया होगा, उनमें लिखा है क्या? सामाजिक स्वैच्छाचार को निम्न तरीका से कम किया जा सकता है। ठीक है, दिया हुआ है 146 में, पॉइंट बाई पॉइंट बना के दिया होगा। इसमें सबसे पहला है, प्रत्येक सदस्य को प्रयासों को पहचानने योग्य बनना। प्रत्येक सदस्यों के प्रयासों को पहचानने योग्य बनना मतलब आप जो समूह में पढ़ने आए हैं, आपके दिमाग में ये तो नहीं घुस गया है कि सब करिए रहा है, हम न करेंगे तो क्या होगा, सब सर जी को फी दे रहा है, वो हम नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, सर जी का तो ऐसे ही फी बहुत मिल जाता है। ऐसा तो नहीं सोच लिए आप। ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती सोच रहे हैं, क्योंकि सब यही सोच रहा है कि अच्छा सब पूरा फी जमा नहीं किया तो क्या होगा, हम ना करेंगे तो क्या होगा, सब तो जमा करवे किया होगा। कोई नहीं किया है। उसी प्रकार से याद करने में भी हो जाता है, सब सुनाएगा तो क्या हो गया, हम नहीं सुनाएंगे तो क्या हो गया, सब तो सुनावे करेगा। ये सब भावना नहीं रखिएगा। समूह में है तो अब हम क्या करेंगे, हमको प्रत्येक व्यक्ति पर प्रयासों को पहचानने योग्य बनना पड़ेगा। मतलब कि हम प्रत्येक व्यक्ति से बारी बारी से मिलेंगे, कहेंगे तुम्हारा फी जमा हुआ? नहीं, फी जमा कर लो। तुम्हारा हुआ? नहीं सर, इतना जमा हुआ, इतना जमा कर लीजिए। बारी बारी से कहना पड़ेगा, मतलब कि बारी बारी से टोक टोक के सुनना पड़ेगा। तुम सुनाए हो? नहीं सुनाए हो, सुनाओ। तुम सुनाओ, तुम सुनाओ, बारी बारी से यही काम करना पड़ेगा। तब जाके आपके दिमाग में ये भ्रम टूट जाएगा कि हम तो समूह में आए हुए हैं, बाराती में नाश्ता मिलेगा तो खाएंगे, ये वाला दिमाग में आ रहा है ना। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी नंबर बात, कठोर परिश्रम के लिए दबाव का बढ़ाना। सफल कार्य निष्पादन के लिए समूह सदस्यों को वचनबद्ध करना पड़ेगा। मतलब अगर हम चाहते हैं कि आप लोगों का नंबर अच्छा आए, इसके लिए हमको दबाव बढ़ाना पड़ेगा कि अब तुमको ये याद करके लाना है, इतना सुनाना है, ऐसे करना। जैसे कि तुमको कल बोले कि कल कौन विषय है? हिंदी है। हिंदी होगा कल, तो हिंदी में जो पाठ होगा हमको व्हाट्सएप करना और उसका ऑब्जेक्टिव याद करके लाना। ये होमवर्क हो गया तुमको, ठीक है। जो पाठ कल पढ़ाई होगा वो पाठ का ऑब्जेक्टिव याद करके लाना है। कैसे पढ़ाएंगे पाठ? तो पहले गद्य वाला लगातार खत्म कर रहे हैं, फिर पद वाला खत्म करेंगे, ठीक है। तो गद्य वाला में जो बाकी है वो बता दीजिएगा हमको, और पद वाला में जो बाकी है तो वो भी बता दीजिएगा हमको। तो गद्य वाला खत्म करेंगे लगातार, और रोज 1-2 पाठ हो जाएगा आपका। इससे आपका रोज याद करना रहेगा आपको लेसन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम आपको दबाव बना के क्या करेंगे, कार्य निष्पादन करने के लिए वचनबद्ध कर देंगे। आपको कसम खिलवा देंगे कि रोज याद करना है। कसम खाओ आज के बाद के रोज 200 ऑब्जेक्टिव याद करोगे, तो कसम खाने के बाद क्या हो जाएगा, काम करने का जो है ना रफ्तार बढ़ जाएगा, है ना, वचनबद्ध हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि हमारा फी जो है दिसंबर तक जमा हो जाना चाहिए सबका, तो ये भी वचन दिवाएंगे। तुम वचन खाओ कि भाई, कसम खाओ कि भाई हमारा फी जमा करके जाओगे, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे मांगने फी, है ना, ऐसा हो जाता है। तो ये भी हो सकता है। कोई भी कार्य करने के लिए वचनबद्ध कर सकते हैं ना, ये होगा। अगला है कार्य के प्रकट महत्व या मूल्य को बढ़ाना। अब तुम्हारे पास दिमाग में कोई भी आदमी काम कब नहीं करता है, जब आदमी काम का इंपॉर्टेंस नहीं बुझता है ना, तो काम नहीं करता है वो चीज़। जैसे मनोविज्ञान का प्रश्न को याद करने के लिए कहेंगे तो सीधे याद नहीं करिएगा आप, कहेंगे कि एग्जाम में आगे पढ़ो, इसको बहुत जरूरी चीज़ है, तब तुम पढ़ोगे। मतलब महत्व बताना पड़ेगा तुमको। जितना भी काम है ना उस सब के महत्व को बढ़ा देंगे तुमको। कहेंगे कि नहीं, अब तुम्हारा पढ़ने का समय आ चुका है, तुम्हारा एग्जाम का तैयारी का समय आ चुका है, 2 महीना बचा हुआ है, 2.5 महीना बचा हुआ है, तुम पढ़ो, इसको याद करके लाओ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तुमको ऑब्जेक्टिव रोज भेज देंगे, याद करके सुनाना होगा। इस तरह से तो महत्व बढ़ जाएगा। तो उसका महत्व बढ़ा देंगे तो तुमको पढ़ने में ज़्यादा मन लग जाएगा। उस चीज़ का चीज़ तो वही रहता है, कॉपी में तो वही चीज़ रहता है, किताब में भी रहता है। जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो किताब में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। परंतु हम अब क्या कर रहे हैं, हम उसके महत्व को बढ़ा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि ये समझो, किताब में पेज नंबर भी बता दिए कि भाई तुम 146 पेज नंबर में देखो, वो पॉइंट बना हुआ है, याद करो, उसके महत्व को बढ़ा दिए। अब तुम उसको पढ़ोगे, उस चीज़ को हो सकता है तुम घर पे आके सीखोगे, चाहे अभी सीख रहे हो। अगला है लोगों को यह अनुभव कराना कि उनका व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है।
तुमको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारा व्यक्तिगत काम, पर्सनल काम तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, ना कि वो बहुत दिन भर पढ़ता है, 800 ऑब्जेक्टिव याद किया, वो तुम्हारे लिए नहीं ना काम करेगा। तुम्हारे लिए काम वो करेगा जो तुमने याद किया। तुम कितना याद किए हो? तो हम सर जी अभी तो 10 को याद किए हैं, तो तुम्हारे लिए वही 10 को ऑब्जेक्टिव है, 800 ऑब्जेक्टिव उसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि तुम क्रिकेट टीम में हो, ठीक है, अब तुम सब आदमी यही सोचोगे कि हम नहीं मारेंगे तो क्या होगा, वो मार देगा छक्का, तो कोई मार भी नहीं करेगा। अब तुमको हमको यह एहसास दिलाना पड़ेगा, लोगों को यह अनुभव कराना पड़ेगा कि तुम्हारा व्यक्तिगत प्रयास होना चाहिए। तुम क्या हो, बॉलर हो तो बॉलिंग तुम कराओ, तुम विकेट लो, तुम बॉलिंग अच्छा कराओ। तुम बैट्समैन हो, तुम बैटिंग अच्छा करो, तुम अच्छा से मारो। तुम्हारा अपना, तुम नहीं मारोगे तो कहीं जीतेंगे हम लोग, जीते भी नहीं करेंगे। तुमको अपना एहसास दिलाना पड़ेगा, तुम बैट्समैन हो, तुम बैटिंग अच्छा करो, तुम छक्का लगाओ, चौका लगाओ, अच्छा से करो, रन लो, रन रेट बना के रखो। तुमको हम ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो तुमको कर रहे हैं पर्सनली, तुमको व्यक्तिगत ये तुमको एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम मारोगे तभी तो हम जीतेंगे, ये तो नहीं जीतेंगे हम। अब ये सोच लेगा बैट्समैन, अच्छा हम नहीं मारेंगे तो क्या होगा, वो मारेगा, सब यही सोच लेगा, तो कोई नहीं मारेगा तो टीम हार जाएगा, समूह हार जाएगा ना। समूह को जिताने के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम अपना काम हम करने आए हैं, वो नहीं करने आए हैं। क्या समझे? बस ना ही, जैसे यहाँ बैठ के तुम समझ रहे हो, तुम व्यक्तिगत तो अपना समझने आए हो, दूसरा का समझने आए हो, अपना समझने आए हो। तुम अपना व्यक्तिगत नहीं समझोगे उस चीज़ को, कि सोचोगे नहीं कि अच्छा वो समझ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ने में तेज है। अरे वो अपने लिए है, वो अपना एग्जाम में लिखेगा, वो तेज है, तुम कितना सीखे हो। व्यक्तिगत तौर पे तुमको समझना पड़ेगा, तभी जाके तुम समूह में अच्छा कर पाओगे, नहीं तो समूह में तुमको डूब जाना पड़ेगा, डूब जाओगे तुम समूह में, तुम्हारे लिए समूह हानिकारक हो जाएगा, जबकि समूह हानिकारक नहीं होता है। तो लाइट लाई तो अब देखिए, समूह सतर्कता को प्रबल करना जो समूह के सफल परिणाम के लिए अभिप्रेरणा बढ़ाता है। देखिए, समूह में जो चीज़ हमको सफल बनाएगी, जो चीज़ से हमको ज़्यादा नंबर आने वाला है, जिस चीज़ से हमको सफलता प्राप्त होने वाली, उस चीज़ों को, उस सफल परिणामों के लिए अभिप्रेरणा को बढ़ाना पड़ेगा, अभिप्रेरणा देना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि देखो कि कोई भी बच्चा इंटर में जो नंबर अच्छा लाता है वो आसमान से टपक कर तो नहीं आता है, वह 2 महीना 3 महीना तैयारी करके अच्छा खासा इंटर में नंबर उठा लेता है, मात्र 2-3 महीना तैयारी करके। तो अभी से तुम तैयारी करोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम सब कुछ का तैयारी अभी से कर सकते हो, जीरो से तैयारी करके पूरा अंत तक जा सकते हो। तो ये अभिप्रेरणा होगा, मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन तुम्हारे अंदर लाना पड़ेगा वो चीज़ कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, है ना। तो जाके तुम उस काम को करोगे तो तुमको अच्छा से सफलता मिलेगा। और विद्यालय में ऐसी चीज़ों को देखने को मिलता है। अब विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो सोचते हैं क्लास में आते हैं पढ़ने, तो कहते हैं वो एक हुड़ंग की तरह आएंगे, हुड़ंग की तरह बैठेंगे, हुड़ंग की तरह पढ़ेंगे। उसको ये लगता है कि हम क्लास में आना आए हैं, हम हल्ला करेंगे तो थोड़ी ना सही जानेंगे कि वो हल्ला कर रहा है, मैंने वो हल्ला करेगा चुपचाप, चाहे वो ठीक से नहीं पढ़ेगा, बदमाशी करेगा, उसको सोचेगा कि हम ना कर रहे हैं, सब तो पढ़िए रहा है, हम ना बदमाशी कर रहे हैं, वो दिमाग में आता है उसको। उसी को इसी व्यवहार, ये जो सोच है ना, इसी सोच को कहते हैं सामाजिक स्वैराचार, स्वैराचार, है ना, सामाजिक स्वैराचार है। मतलब क्या होता है कि आप ये सोच लिए कि हम तो उसमें हैं, तो हमारे करने से क्या होगा, आप अपना भूमिका गौण कर दिए, मतलब व्यक्तिगत आप अपना आप पे नहीं ले रहे कोई चीज़। जिससे बच्चा सब कह रहे हैं कौन हल्ला कर रहा है, तो बच्चा सब कह रहा है हम तो हल्ला नहीं कर रहे थे, हम तो बतियाए चलिए हल्ला धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे बतिया रहा था, वो धीरे धीरे बतिया रहा था, धीरे धीरे बतियाते कितना हल्ला हो रहा था, तो सब तो धीरे धीरे बतिया रहा था। तो कोई अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि हम बतिया रहे थे। कोई बच्चा ऐसे ताकि जैसे हम बतिया भी नहीं किए, क्यों? तो उसके दिमाग में ये कीड़ा भर चुका है कि इतना बच्चा हल्ला कर रहा, थोड़ी नहीं जानेंगे सर हमने मुँह पर देख रहे हैं कि कौन हल्ला कर रहा है। वो सामाजिक स्वैराचार की भावना, स्वैराचार की भावना रखता है, और ऐसी स्थिति में क्या करता है वो बच्चा हल्ला करने लगता है, उसी से धीरे धीरे क्लास में हल्ला होना शुरू हो जाता है। तो अगर इसमें से किसी सबको मत मारिए, सबको मारिएगा तो फिर हल्ला करेगा सब, एक को मारिए, किसी एक को देख लीजिए, तो एक को मुँह पर बनाता है उसको उठाइए, उसको कान पकड़िए, 2 छड़ी लगाइए, उठाइए, फिर उसके बाद देखिए सब बंद कर देगा, समझ आएगा व्यक्तिगत सर जी देख रहे हैं, व्यक्तिगत बात हो रही है, पर्सनल की बात हो रही है, तब वो चुपचाप हो जाएगा। व्यक्तिगत नहीं जब तक नहीं सुना, जैसे कि हम कहेंगे कल सुना दो सब आदमी, तुम आपस में सुना दो, तो तुम थोड़ी सुनाएगा आपस में, एक दो दिन सुनाएगा उसके बाद नहीं सुनाएगा,
तो उसी में एक दिन व्यक्तिगत तौर पे हम क्या करेंगे, चलो आज तुम लोग सुनाए हो, हम इससे सुन लेते थे, इसी से सुन लेंगे, अगर गलती हुआ तो पीट देंगे। अब इसको पीट देंगे तो तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा कि सर जी सुनते रहिए कभी कभी, इसीलिए हमको याद करना चाहिए। तो अब हम किसी से भी सुनेंगे, अगला किसका बारी आने वाला तो हमको भी पता नहीं है। अब इसीलिए हम अपने व्यवहार में प्रायः सामाजिक अनुरूपता का प्रदर्शन निम्न तरीके से करते हैं। बता नहीं रहा है, सिर्फ बता रहा है कि सामाजिक अनुरूपता कैसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं, अपने समझ में आ जाएगा क्या कहते हैं। ऐसा लगता है कि मानक के अनुसार करने की प्रवृत्ति नरसैंगिक है और इसकी किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद हम जानना चाहते हैं कि क्यों इस प्रकार की प्रवृत्ति नरसैंगिक अथवा स्वतः प्रफुल्लित होती है। देखिए ये क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सामाजिक अनुरूपता का मतलब क्या होता है? समाज के अनुरूप कार्य करना। सामाजिक अनुरूपता का मतलब होता है समाज के अनुरूप कार्य करना। समाज जो चाहती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो सामाजिक अनुरूपता आप में है। और समाज जो चाहती है आपसे वो नहीं करते हैं, आप कुछ और करते हैं, सामाजिक अनुरूपता नहीं है आप में, वो उस पैटर्न पे नहीं देख रहा है आपको। तो सामाजिक अनुरूपता आप में कितना है ये समाज पहले से निर्धारित की हुई पैटर्न को देखता है कि आप कितना खरा उतरते हैं। ठीक है, अब देखिए मानक व्यवहार के नियम, पहला नंबर इसमें क्या कर रहा है कि मानक व्यवहार के नियमों के एक अभिलिखित तथा अनौपचारिक समूह का निरूपित करता है, जो एक समूह के सदस्यों को यह सूचना प्रदान करता है कि विशिष्ट स्थितियों में उसे क्या उपेक्षित है। यह संपूर्ण स्थिति को स्पष्ट बना देता है और व्यक्ति तथा समूह दोनों को अधिक सुगमता से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए, परंतु दूसरा नंबर क्या है, सामान्यतः लोग असहजता का अनुभव करते हैं यदि उन्हें दूसरों से भिन्न समझा जाता है। जब लोग समाज में, जैसे कि आपको दूसरों से भिन्न समझ रहा है लोग, तो आप जो है ना असहजता महसूस करते हैं, मतलब आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं कीजिएगा, आप अनकंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सामान्यतः लोग असहजता का अनुभव करते हैं कब? यदि उन्हें दूसरे से भिन्न समझा जाता है। जैसे सब आदमी जी रहा है वैसे आप भी जी रहे हैं, तो लोग आपको कहेगा कि सरलता जैसे ज़िंदगी है, इसका ज़िंदगी जीवन सिंपल है। पर सब जैसे जी रहा है वैसे आप नहीं जी रहे हैं, आप अलग तरीक़ा से जी रहे हैं, तो लोग आपको भिन्न समझेगा कि यह आदमी भिन्न कैटेगरी का है। ठीक है, आज में जो पैटर्न है जो लोग करते हैं सामान्यतः आप करते हैं, तो आपको लोग क्या कहता है कि यह जो है ना आपको लोग पसंद करेगा और आप कहेगा कि समाज के अनुकूल बच्चा है ये। बट आप ऐसा काम करते हैं जो समाज को बिल्कुल पसंद नहीं है, नापसंदगी जाहिर करेगा समाज और नापसंदगी को उत्पन्न भी करेगा और सामाजिक दंड का एक रूप भी उत्पन्न करेगा। आप मतलब सामाजिक तौर पे आपको दंडित भी करने का कोशिश वो करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप समाज के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। इस लोग अनुमोदन प्राप्त करने का सरलतम तरीका, अब देखिए, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि अन्य लोगों का लिए आप सहमति प्राप्त करने के लिए आपको उसके अनुकूल करना पड़ेगा। वही सामाजिक अनन्यता है, सामाजिक अनुरूपता है। ठीक है, इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप सरलता प्राप्त करिएगा और लोग आपको लाइक करना पसंद करेंगे, शुरू कर देंगे। तीसरा नंबर, मानक को बहुसंख्यक के विचार एवं विश्वास के प्रतिबिंब करने वाला समझा जाता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि बहुसंख्यक के गलत होने की तुलना में सही होने की संभावना अधिक होती है। इसके दृष्टांत को टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली प्रश्नोत्तरी के प्राय दिखाया जा सकता है। जब एक प्रतियोगी से किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं जाना जाता है तो वह दर्शकों की राय ले सकता है और प्राय व्यक्ति के उसी विकल्प को चुनता है जो बहुसंख्यक दर्शक चुनते हैं। इसी तर्क के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोग मानक के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि बहुसंख्यक को सही होना चाहिए, अनुरूपता का निर्धारक है। अब देखिए, अब क्या एक बात है कि लोगों के दिमाग में ये क्या होता है समझ लीजिए ज़रा। लोगों के दिमाग में एक मानक फिट है, स्टैंडर्ड पैटर्न। क्या ज़्यादा लोग करता है तो सही है, ये आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, हमारे लोगों के समाज के दिमाग में फिट है। वो करता है। अभी जैसे जूता पहन के छठ काटे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बस सब लोग जा रहा है तो आप भी जाइए, सही है। सब लोग नहीं जा रहा है, आप पैदल जा रहे हैं, खाली पैर जा रहे हैं, तो लोग आपको देख कर काबिले वो नहीं, खाली पैर आए लोग, जूता ना हो तो यार पहनने लगे, जूता ना खरीदो दे ना पहनने खाली आए लोग आपको हंसेगा। क्यों? क्योंकि सब लोग जूता पहन के आया, जूता पहन के क्या सही है, बाहर में जाए, कितना लोग कर रहा है ये देखा जाता है। समाज की ये स्टैंडर्ड पैमाना है, जान लीजिए। समाज, इसको आप समाज में हर आदमी अप्लाई करता है,
ज़्यादा है तो सही है। पहले जानना पड़ेगा कथी अच्छा हाँ, अच्छा सोचता है समाज। मैंने इस समाज में ये देखना पड़ेगा कि ज़्यादा लोग क्या कर रहा है, वैसे आप किया तो सही है। अजीब हाल है। तो ये होता है दिमाग में। इसका प्रयोग किया गया दर्शकों के, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे केबीसी खेल रहे हैं तो केबीसी में कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, आप हेल्पलाइन ले सकते हैं। तो हेल्पलाइन लेने के लिए आप और दर्शकों से पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो ज़्यादा आदमी जो कहते हैं सही वही सही मार देता है आंसर, ये हो जाता है। जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, सबसे अच्छा आप पूछ रहे हैं एक का सी होगा कि बी होगा, बी होगा कि सी होगा, ज़्यादा लोग कहेगा बी है बी है बी है, तो बी मार दीजिएगा आप। अब सही है कि गलत आपका दिमाग में आ रहा है, नॉट, हम तो याद आ रहा है कि सी है आंसर, और सब लोग तो कह रहा है बी ए मार के चला जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग कह रहा है ना, तो बी ए होगा। अब सही है गलत तो बाद में बात दिखाइएगा। अब बोल रहे थे कि जा इधर सी था रे, मगर सब लोग तो बी ए कह रहा था, तो ये डाउट हुआ कि नहीं बी ए कहीं सही होगा। ये गलती नहीं करे, ज़्यादा लोग करेगा ना तो आपको वही अच्छा लगता है सबको, ये हो गया। अब है चौथा नंबर, समूह का आकार। अनुरूपता तब अधिक पाई जाती है जब समूह बड़े के अपेक्षाकृत छोटा है। छोटे समूह में 20 सामान्यता सदस्य वे अनुरूपता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जो पहचानना आसान होता है, परंतु बड़े समूह में अधिकांश लोग सदस्यों के बीच प्रबल सहमति होता है। यह बहुसंख्यक समूह को मजबूत बनाता है और इसीलिए मानक की शक्ति होती है, और ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक सदस्यों की अनुरूपता प्रदर्शन करने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि समूह दबाव प्रबल होता है। देखिए क्या कह रहा है, इतना बड़का बात कह रहा है क्या कि समूह का आकार बहुत पैरामीटर रखता है। अनुरूपता तब अधिक पाई जाती है जब समूह बड़े से अपेक्षाकृत छोटा होता है। छोटा समूह में अनुरूपता होती है, एक जैसे ज़्यादा चीज मिलता है। बड़ा समूह होने पर मेजोरिटी हो जाता है और लोग अलग अलग प्रकार की क्रिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं, परंतु बड़े समूह में अधिकांश सदस्यों के बीच प्रबल सहमति होती है। सहमति होती है तो बहुसंख्यक समूह जो मजबूत बनता है उसके लिए मानक शक्ति सशक्त हो जाता है। देखिए समूह दो प्रकार के मान लिए, एक छोटा एक बड़ा समूह, ठीक है। बड़ा समूह में एक छोटी सी बात को अगर फैला दिया जाए तो बहुत बड़ा रिजल्ट देता है, ये हो जाता है। अगला है अल्पसंख्यक समूह का आकार क्या होता है। मान लीजिए कि रेखाओं के बारे में निर्णय के कुछ प्रयास के बाद प्रयोजक यह देखता है कि दूसरे सहभागी प्रयोजक के अनुरूप सहमति प्रदर्शित करने पर आरंभ कर देता है। क्या अब प्रयोजक के अनुरूपता प्रदर्शन की संभावना अधिक विसामान्य अल्पसंख्यकों के आकार को बढ़ा सकता है। देखिए अब बात आती है कि आप जो निर्णय लेते हैं कोई भी चीज़ का, आप यह देखते हैं अल्पसंख्यक के समूह का आकार, मतलब कि अल्पसंख्यक के आधार पर मानना के कतरा जाते हैं। हम मोबाइल बता देंगे, ये दिमाग में मेंटेलिटी होता है, कोई भी सामने वाला आदमी को बहुसंख्या का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, यही हो जाता है, ठीक है। बहुसंख्या का प्रकार। अगला है कार्य की प्रकृति। ऐसे प्रयोग में प्रयुक्त कार्य में उत्तर की अपेक्षा की जाती है जिसका सत्यापन किया जा सके, वह गलत है अथवा सही हो सकता है। मान लीजिए कि प्रयोग कार्य में किसी विषय के बारे में मत प्रकट करना है निहित है। ऐसी स्थिति में कोई भी उत्तर सही या गलत नहीं होता है, तो किसी स्थिति में आप अनुरूपता में पाए जाने वाले संभावना अधिक होती है। पहली स्थिति जिसमें उत्तर गलत या सही उत्तर की कोई चीज़, अथवा दूसरी स्थिति में बिना किसी गलत या सही उत्तर व्यापक रूप में बदले जा सकते हैं। संभवतः कि सही अनुमान लगाया होगा कि दूसरी स्थिति में अनुरूपता पाई जाती है कि संभावना कम होती है। देखिए अब अगला है 7वां नंबर, व्यवहार की सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। ऐसी प्रविधि में समूह के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपनी अनुक्रिया देने के लिए कहा जाता है कि आप खड़े होइए, अपना मत प्रकट कीजिए। अर्थात सभी सदस्य जानते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या अनुक्रिया दिया। सब आदमी अपना अपना उत्तर देगा और सब आदमी सुनेगा कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर गुप्त मत पत्र द्वारा मतदान करना, जिसमें सदस्यों का व्यवहार व्यक्तिगत होता है जिससे दूसरों लोगों को नहीं जानते। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सार्वजनिक अभिव्यक्ति की तुलना में कम अनुरूपता पाई जाती है। जैसे वोट देने गए थे, किसको वोट दिए हैं आप, तो हम अपना दे के आए हैं, पहले बताना चाहें। नहीं बताता है क्या मजा आता है ना, और उसमें आदमी अपना एकदम फ्री होकर वोट देता है। जैसे कि आप अब जैसे कि एक आदमी बड़ा दबंग है, एक आदमी बहुत दबंग है, वो मार देगा, कुछ करेंगे नहीं वोट देंगे तो वो देखने तो ही ना आ रहा है, हम वाई आदमी को देंगे यहाँ पे वोट। बाद में एक वाला कहेगा हाँ दिए क्या समझे, क्योंकि वहाँ पे तो आपका व्यक्तिगत विचार चलता है ना। एक्स वाला को आप कहिए कि हम दिए हैं, वाई वाला को आप दे के आए हैं,
क्योंकि एक्स वाला दबंग आदमी है, जीतेगा तो गोली से, अभी बिना जीत लिए इतना धमकी देता है, जीतने के बाद क्या करेगा? तो एक्स वाला को वोट देवे नहीं किए, वाई वाला को दे के चले आए। वहाँ कौन देखने आता है? मगर सामने में खड़ा करा करा कर वोट लेगा आदमी, तो डर के मारे जो भाई जी होगा उसी को जीत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जो भाई जी होगा उसका जीत हो जाएगा। जो बेचारा सीधा साधा नेक आदमी होंगे उसको वोट जीत में हार जाएगा, बेचारा नहीं हार जाएगा वो, क्योंकि उसको वोट देवे नहीं करेगा डर के मारे कोई, क्योंकि सामने में आदमी खड़ा हुआ हो, है ना। तो वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गुप्त मतदान वाला बात होगा ना, तो आदमी व्यक्तिगत तौर पे देता है जवाब, परंतु जब सार्वजनिक बात होती है ना, सार्वजनिक में आदमी मुंह देकर देता है जवाब, समझे? कि जिसका बड़ा होता है ना बोलबाला, उसी को वोट देता है, उसी के हिसाब से चलेगा। तो ये सब बात होती है। अब है व्यक्तित्व। देखिए प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, उस स्थिति के अनुसार से बदलता भी रहता है। तो कैसा स्थिति है, कैसा व्यक्तित्व है, उसके आधार पे भी वो व्यवहार बताता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीधे अपना व्यवहार बता देगा। एक व्यक्ति का व्यवहार बदलता भी रहता है उसके व्यक्तित्व के आधार पे, उसके सिचुएशन के आधार पे, ठीक है। सिचुएशन कैसा है उसके आधार पे बदलता रहता है। तो कोई आदमी गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुस्सैल प्रवृत्ति के, जैसे कि आपको हम गुस्सा कर रहे हैं कि यार कल से नहीं पढ़ोगे ठीक से तो बड़ी माँ मानेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं। तुमको बोले हैं क्योंकि तुम नहीं पढ़ते हो इसलिए बोले तुमको। अगर हम दूसरा बैच में गए तो हंस के बोले क्या हुआ याद करते हो, हंस के, तो वहाँ की सिचुएशन अलग था, इसलिए सिचुएशन बदलना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि हम गुस्सा वाला है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नॉर्मल आदमी हैं। मतलब ये होता है सिचुएशन। अब कैसा स्थिति में आप प्रवेश किए हैं वो ना मैटर रखता है। तो ये सब होता है। तो लंबा चौड़ा थोड़ा क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। अलग क्या देखे तो लोग यह जानते हुए भी कि उसका व्यवहार दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है, वे क्यों आज्ञा पालन करते हैं? व्यवहार कीजिए, व्याख्या कीजिए। देखिए आज्ञा पालन क्यों करते हैं, क्या कारण है? जानता है कि उसका व्यवहार जो है ना अच्छा नहीं है, फिर भी आज्ञा पालन करता है। लोग इसलिए आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि वे स्वयं की क्रियाओं के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, वे मात्र आप्त व्यक्ति द्वारा निर्गत आदेशों का पालन कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जानते हैं कि ये काम हम करेंगे ना तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएगा। हम इसमें सब्जी में नमक डाल दिए हैं और 2 चम्मच डाले थे, सब्जी में नमक ठीक रहेगा तो कम रहेगा, ठीक रहेगा। मम्मी आती है कहती है क्या चम्मच नमक डाले? 2 चम्मच, 2 चम्मच और डाल ना, ठीक नहीं होता, डाल दो। जब आप 2 चम्मच जाते हैं 2 चम्मच नमक डाल देते हैं, जैसे हमारा कहती है बना वाला कल डाल देंगे, अब जैसा अच्छा हो क्या। तो आप क्यों कर दिए? इसलिए कर दिए क्योंकि आप सब्जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं, आप कल के खराब होगा ना, आप सोचिए 2 चम्मच क्या है तो चुरा के 3 चम्मच डाल दीजिएगा, जानते क्या लगी, उसके बाद झूठ हो जाए बाद में। ऐसा दिमाग में लाते हैं। पापा जी कहें जाओ चिंटू को कपड़ा थी कल थी फटाका खरीदना है एगो, तो आपका दिमाग में आ रहा है कि फटाका खरीदना ठीक नहीं रहेगा, हम को खरीदने दिए, तो आप जाइएगा तो खरीद दीजिए। ऐसा बम खरीद देते हैं मुँह हाथ जल जाएगा, खरीद दीजिएगा ऐसा बम जैसे मुँह जल जाएगा, कल जलेगा। आप ही नहीं खरीदवाए थे पटाखा, मुँह जलाए तो हम क्या करें? तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको पसंद नहीं है वो चीज़, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। आप ऐसे कहिएगा वैसे हम कर देंगे। इससे तुम वो कहे कि कल 3 वो एप्लीकेशन लिखे लाओ, अब तुम्हारा मन नहीं है कि एप्लीकेशन नहीं लिखे, तो आप क्या करते हैं? लिख लेते, सीधे करते सर लिखे तो है, अब गलती हो गया तो लिख दीजिए। अब ये दिमाग में क्यों आ रहा है? क्योंकि आप वहाँ पे आज्ञा पालन कर रहे हैं। हम जो कहें आज्ञा पालन कर लिए। आपको मन है कि नहीं है तो अब मन होगा तो अच्छा से कीजिएगा, नहीं मन होगा तो बुरा तरीके से करके ले आइएगा। ये होता है। आज्ञा पालन करिएगा। आज्ञा पालन क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आप अपना उत्तरदायित्व रखना नहीं चाहते हैं। कल के कुछ हो जाएगा तो आप ही नहीं सही कहा था लिखने के, तो लिखे हम क्या करें? क्या समझे? मम्मी कहेगी आप ही नहीं कहते नमक रखने के लिए 2 चम्मच रख दिए हैं, 3 चम्मच चुरा के। आप गुनगुन हो जाएगा तो क्या कहेगा? आप ही नहीं कहे थे नमक रखने के लिए, हम तो कहे थे कि हो जाएगा हो जाएगा। जानबूझ के नमक और रख दिए, जानते क्या लगी कि मम्मी के बाद झूठा हो जाए, समझे? ऐसा होता है। अब देखिए, अब जब कभी आप देखिए निर्गत आदेशों का पालन करते हैं। देखिए सामान्यतः आप व्यक्ति में जो आदमी सामने वाला व्यक्ति है, जैसे कि कोई वर्दी पहने हुआ है, कोई पद पर है, उसका विरोध आप तो कर नहीं सकते हैं। आपको लगता है कि उसका विरोध हम करेंगे तो हमको कठिनाई होगा। जैसे आप चपरासी है तो डीएम का विरोध ही नहीं कीजिएगा। डीएम जैसे कहेगा वैसे कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कहिएगा पौधा में पानी डाल दीजिए, तो कहेगा हम डाले हुए थे पौधा में पानी, डालने के लिए कहें तो डालिएगा, चुपचाप के पौधा में डाले थे, क्या मतलब है? क्या नहीं? पौधा में पानी डालने के लिए डीएम कहा चपरासी को, तो चपरासी जाकर डालेगा कि कहेगा कि हम डाले हुए थे, वो चुपचाप डालेगा। अब पौधा पहले पानी से सूख जाए अलग बात है। अब सूख जाएगा तो कहेगा डीएम को लाएगा, कहेगा पौधा कहाँ सूख गया है, पानी दोबारा पटा दिए थे कल, पानी काला पटा के दोबारा, तो आप ही ने कहे थे पटाने के लिए।
क्या समझे? क्योंकि आपको डर है कि हम दोबारा इसका विरोध करेंगे तो हम पे उजाड़ेगा। तो आप जानते हैं कि ये काम गलत है, फिर भी आप कर देते, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। आपको कोई मतलब नहीं, पौधा सूखे चाहे कुछ हो, हमको डालने के लिए डाल दिए, क्योंकि आप उसके आदेश का पालन करने से पालन कर देते हैं। अब कल को खराब होगा ना तो डीएम आप पर नहीं झाड़ेगा। आप ही ने कहे थे, आप पूछिए हमसे कि डाल देते कि नहीं पानी, हम तो बोले जा रहे थे सुनिए सुनिए, तो सुन भी नहीं किसी कि डाल दो पानी, डाल दिए। तो इस तरह से हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में अनुसरणकर्ता को प्रतिबद्धता के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि वो बेचारा डर जाता है, क्योंकि हम तो चपरासी है, डीएम के बात कैसे नहीं माने हम। एक बार कोई भी किसी छोटे आदेश का पालन कर देता है तो धीरे धीरे यह आप्त व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ता जाता है और बड़े आदेश का भी पालन करना प्रारंभ कर देता है। मतलब कोई आदमी में आदेश का पालन करने का आदत पड़ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वो समझ चुका है कि मेरा जो ओहदा है, मेरा जो पोस्ट है छोटा है, अब हम उसका बात मानेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको पोस्ट नौकरी से निकाल देगा। तो चुपचाप बात मानते रहता है, वो आँख मुड़ के काम करते जाएगा। वो कोई कुछ कहेगा चाय गर्म कर दो, गर्म करेगा, पानी मिला दो, पानी मिला दो, नमक है नमक मिला दो, उड़ा दो, गिरा देगा। सोचा नहीं क्या कर रहा है, कहा आप कहती हमको क्या मतलब है, हमको महीना से मतलब है, महीना मिल रहा है आपको कहाँ। अनेक बार ऐसी शीघ्रता बदलती रहती है जैसे दंगे की स्थिति आ जाती है। एक व्यक्ति के पास विचार करने के लिए समय नहीं होता है, उसे मात्र ऊपर से मिलने वाले आदेशों का पालन करना होता है। कभी कभी ऐसा इंसान होता है ना, जब आप सरकारी नौकरी उपरी में होइएगा ना तो आपको दंग आ जाएगा, बड़ा खराब लगेगा ये बात के लिए सरकारी नौकरी मिलेगा तो, क्योंकि उसमें ऊपर का आदेश का पालन करना पड़ेगा आपको। ऊपर का आदेश आएगा, जैसे करना वैसे कर दीजिए। ऊपर का आदेश आया है कि यही चीज़ आपको तुमको दोबारा बनाना है तो दोबारा बनाना है। अब क्यों कैसे कथी नहीं सवाल मत पूछो, बनाने के लिए कहा गया बनाओ, दोबारा कल बनाए तो वो सोच में नहीं गए, बनाओ वही बनाओ, सरकारी काम है, जो काम कहें वो काम कीजिए। तो उसके दिमाग में आइडिया हो जाता है कि भाई हमको जो कहा गया है ना वो चुपचाप कर लो भाई। अब तुमको हम कहें कि ये काम अमुक आदमी काम तुम कर लो, और तुम हमसे बहुत छोटे हो पोस्ट में, तो तुम मुँह लगाओगे तो ही ना, चुपचाप काम कर दोगे। तुम्हारे दादी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी जो काम कहेगी घर में वो कर लोगे। तुमको अब मुँह लगाओगे तो मान लीजिए एक बार वो डांट सुन लोगे तो अगली बार से तुम डांट बोलना ही बंद कर दोगे कि क्या करना कैसे करना, वो जो कहेगा चुपचाप कर दोगे तुम। अब जानते हो तुमको पता होता है कि काम करेंगे नहीं खराब हो जाएगा, फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमको क्या करना है, हमको तो आदेश का पालन करना है भाई, वी हैव टू ओबे द रूल्स, फॉलो द रूल्स। जो काम कहेगा हम कर देंगे, काम खत्म। अब अच्छा हो कि खराब हो जानेगा आप, जैसे खराब होगा तो अपने कल बोलेगा तो कहेगा हम कर लियो ना करे लगे है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी, मतलब कभी कभी हम नहीं चाहते हुए भी काम को करते हैं सिर्फ आदेश के तौर पे, भाई मेरा है हमको आदेश कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या देखे तो, सहयोग के क्या लाभ है? देखिए, जब समूह किसी साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो हम सहयोग करते हैं। सहयोगी स्थिति में प्राप्त होने वाला प्रतिफल समूह पुरस्कार होते हैं, न कि व्यक्तिगत पुरस्कार होता है। देखिए, जब हम समूह में काम करते हैं ना, जब हमारा लक्ष्य एक ही होता है, एक ही लक्ष्य होता है, जैसे कि आप सबका लक्ष्य एक ही है कि हमको पढ़ना है, नंबर लाना है, तो आप एक दूसरे को अंदर सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। मतलब इसका किसी को छूट गया है तो थोड़ा हेल्प कर दीजिए, उसको थोड़ा छूट गया तो वो हेल्प कर देगा, तो इससे क्या होगा, सहयोग हो जाएगा। सहयोग होने से क्या हो जाएगा कि लक्ष्य की प्राप्ति करने में सुविधा हो जाएगी। ठीक है, और इससे दोनों को बेनिफिट मिलता है, सबको बेनिफिट मिलता है इसमें सहयोग करने से। अब देखिए, किसी समूह में सहयोगी लक्ष्य वह होता है जिसमें कोई व्यक्ति तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जब उसके समूह अन्य व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर ले। कभी कभी तो ऐसा होता है, कोई समूह तो ऐसा होता है जिसमें वो करेगा तभी आप सफल होइएगा। जैसे आप लोग क्रिकेटर हैं, क्रिकेट का टीम में शामिल है, तब बॉलर कहेगा, बॉलर भाईजान कहेंगे कि हम बॉलिंग ठीक से नहीं कराएंगे, तो क्रिकेट जीतिएगा आप टीम। बैट्समैन खूब मेहनत से बैटिंग कर रहा है, अब बॉलर जब गया तो खूब पिटा के चला आया, तो जीतिएगा आप? नहीं जीतिएगा। क्यों? क्योंकि उस काम में सबकी सहयोग की बराबर भूमिका है, सब सहयोग करेगा। बॉलर अच्छा बॉलिंग करेगा, बैट्समैन अच्छा बैटिंग करेगा, फील्डर अच्छा फील्डिंग करेगा, तब जाके हम जीतेंगे। अब ये सोच लेंगे कि वो जैसे करना तो बॉलर जैसे करना दो, उससे आपको मतलब हम तो बढ़िया से बैटिंग करेंगे, तो आप नहीं जीत पाइएगा। यहाँ टीम की बात हो रही है, एक व्यक्ति चाह कर भी नहीं कर सकता उसको ठीक से। एक व्यक्ति एक बैट्समैन चाह भी लेगा कि हम क्रिकेट जीत ले, क्रिकेट नहीं जीत सकता है मैच, जब तक कि पूरा टीम नहीं सोचेगा। पूरा टीम को सोचना पड़ेगा कि हम जीतेंगे, तब जाके कहीं जीतेंगे, समझे? एक टीम उसमें, क्योंकि इसमें तो आप लोग अलग अलग पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। जैसे आप सोचेगा कि हम नहीं पढ़ेंगे तो आपका नंबर कम आएगा, आप सोचेगा कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका नंबर ज़्यादा आएगा।
इसमें तो सहयोग नहीं हो कीजिएगा तो ये चल जाएगा। बट कोनो समूह तो ऐसा होता है जिसमें एक आदमी समूह काम करना बंद कर देगा तो अगला आदमी का काम करने से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बॉलर खूब पीट के आया है, बैट्समैन खूब पीट के आया, बॉलर को पिटा के आया है, बराबर ही नहीं हो गया। क्या समझे, कौन फायदा हुआ? बैट्समैन को खेलने से क्या फायदा हुआ? बॉलर से पिटाइए क्या रहा है? एक बॉल में मैंने 6 रन मार छक्का, फुल स्टॉप दे रहा है, वो लो मारो आराम से छक्का मारो बोल दे। क्या कहते हैं उसको? फुल टॉस कहते हैं। हाँ तो फुल टॉस कर रहा है, फुल स्टॉप नहीं कर रहा है, जो भी हो। तो ये हो गया, बात समझ में आई? अब देखो, यदि समूह में सहयोग होता है तो लोगों के बीच अधिक तालमेल बनता है। देखिए तालमेल बनेगा, समूह में सदस्य में एकता होगा ना तो तालमेल ज़्यादा बनेगा। ये बॉलर बैट्समैन अच्छा से करेगा बॉलिंग, है ना, सब अपना अपना काम अच्छा से करेगा। और क्या होगा, और अधिक स्वीकृति मिलेगी, सब आपस में स्वीकृति मिल जाएगा। जहाँ सहयोग होता है वहाँ लोग अधिक मित्रवत होते हैं, दोस्ताना रूप से बढ़ जाता है, दोस्ती का समूह बढ़ जाता है, दोस्ती का रिश्ता बनता है। तो वहाँ व्यक्ति भी हमारी सहायता करता है और व्यक्ति सभी एक दूसरे की सहायता करना शुरू कर देता है। और इससे क्या होता है कि रिजल्ट अच्छा आता है। कोई भी चीज़ का, कोई भी काम में अगर हम एक दूसरे को सहयोग करने की भावना रखते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है। क्योंकि मान लिया अगर किसी का 10 ऑब्जेक्टिव सुनते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है। 10 ऑब्जेक्टिव सुनाते हैं तो 10 सामने वाला जो सुनता है उसको भी तो याद होता है। देखिए अगर हम आपसे हम सुनेंगे तो 10 ऑब्जेक्टिव आप हमको सुनाइएगा, मगर आप आपस में सुनिएगा तो 10 ऑब्जेक्टिव को सुनाया, 10 को सुने, डबल याद हो जाता है। 2 बार माइंड से गुजरेगा कुछ आंसर, क्या समझे, वो ज़्यादा याद होता है आदमी को, बहुत बेनिफिशियल होता है समूह में। ठीक है, पास कितना टाइम है? कितना 2:46 ए टीचर देखिए हाँ, टाइम ज़्यादा हो गया मतलब।